हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं आपको यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वीडियो छोटी होगी लेकिन इफेक्टिव होगी और आपके लिए यूजफुल भी होगी। चैप्टर 1 बिलियन लेसन के कुछ मैक्सिमम 6 या 5 क्वेश्चन मैं आपको यहां करने के लिए दूंगा और यही क्वेश्चन आपको करना भी है। मैं आपसे बार बार कहूंगा, 100% मैं कहता हूं, आप कहो तो मैं 101% भी कह दूं, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे जो मैं यहां आपको बताऊंगा। गौर से ध्यानपूर्वक समझने का आप प्रयास करें। इन क्वेश्चनों को ही आपको आपकी फरवरी में होने वाले एग्जाम 2025 में, जो केवल 2.5 मंथ ही आपके लिए शेष रहे हैं, उसी रीजन से मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। इसी प्रकार कुछ टेस्ट सीरीज दूंगा, इसी प्रकार कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो निश्चित आपको आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं तो कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन की तो आप देख भी रहे हैं, यहां मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, मोल प्रभाज क्या है। केवल मोल प्रभाज की परिभाषा नहीं देनी, यहां इसका वाष्प दाब के साथ संबंध भी बताना है आपको कि वाष्प दाब के साथ इसका संबंध क्या है, यह भी आपको बताना है, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को भी आपको परफेक्ट करके रखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। ये संभवतः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। आइए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख भी हैं कि परासरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में आपको जाना है। इसके अंतर्गत एक वर्कले हार्टले विधि भी होती है, उसी प्रकार यहां भी कि परासरण दाब क्या है, प्रति परासरण को भी समझाइए। मतलब एंटी प्रेशर होता क्या है, जो विसरण की भांति ही काम करता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो परासरण दाब क्या है और प्रति परासरण को भी समझाइए, इसकी बात करनी है मुझे, ठीक है। अगले थर्ड क्वेश्चन पर हम आपसी बात करें आपसे। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको बता दें, देख रहे होंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है मैंने। आप पिछले ईयर्स के पेपर भी उठा के देख लीजिए, किसी तरह पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, आप देख लेना। उसमें भी पूछा गया कई बार है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। यदि आवश्यकता हो तो मैं तो यही कहूंगा कि इस नियम के साथ साथ, मैंने यहां लिखा नहीं इसलिए, हेनरी का नियम भी इस वर्ष अवश्य देखना। हेनरी का नियम भी इस वर्ष अवश्य देखना आप लोग, क्या पता हेनरी का नियम भी आपको मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्ट लेके आया हूं, जो ये समझ लीजिए आना ही आना है क्वेश्चन, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताऊं मैं, लेकिन ध्यान देना, राउल्ट का नियम क्या है, वित सीमा, और राउल्ट के नियम का बिले के मोल प्रभाज के साथ संबंध भी बताना होता है। और आप जानते हैं कि किसी तनु विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बिले के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही राउल्ट का नियम कहलाता है। हेनरी का नियम भी आप देख लेना थोड़ा सा। चले देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो प्रश्न नंबर 4, केवल 4 मैंने कहा ना, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन ही होंगे आपके, इन 6 क्वेश्चन में ही आपको करना है। क्या कहता है, अब समान मोलर द्रव्यमान क्या है, इसको जरूर बताना है। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, बस मैंने इतना जानकारी दी आपको। और वन टॉप नियम को उदाहरण सहित समझाइए। यह वन टॉप नियम का मतलब है वन टॉप गुणांक। वन टॉप नियम का मतलब क्या है, वन टॉप गुणांक, कि वन टॉप नियम मतलब वन टॉप गुणांक को आपको बताना है। जैसे कभी पूछ लिया जाए कि NaCl के लिए वन टॉप गुणांक क्या होगा, तो आप जानते हैं, ठीक। और K4 FeCN का होल 6 के लिए वन टॉप गुणांक क्या होगा,
मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, आती लघुत्तरी अलग लेके आऊंगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जो अनिवार्य है आपके लिए। आगे देखो, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इसका मूललता के साथ संबंध। आप जानते हैं क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। देखो, क्वथनांक का उन्नयन आप अच्छे से जानते हैं, डेल टीबी +1 2 होता है मूललता के, ये होता है ना। इस प्रकार को आपको इस क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना है। मैं सॉल्यूशन सहित नहीं लाया हूं, मैं केवल आपको क्वेश्चन आपका ये जानकारी देना चाहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये निश्चित पढ़ना है इस लेसन में, चाहे कुछ भी हो जाए, इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना। अगला देखो, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए क्या लिखा है। नॉर्मलता, मोललता व मोलरता, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी और मोलेरिटी, इन तीनों की मतलब कैपिटल एन नॉर्मलता, स्मॉल एम मोललता एंड कैपिटल एम मोलरता, इनको आपको परिभाषित करना है। अगर या तो इन तीनों की परिभाषा इनमें से एक निश्चित आएगी या इनमें से एक न्यूमेरिकल्स आप ध्यान करके रखें, ये निश्चित मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, या तो इनमें से एक आएगा या एक न्यूमेरिकल्स मिलेगा निश्चित, इतना जरूर जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखते क्या, मैंने केवल 6 क्वेश्चन ही आपको दिए हैं। देखो ऊपर से एक बार देख लीजिए, चैप्टर 1 के मैंने केवल आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं। उन 6 क्वेश्चन में गारंटी देता हूं, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना या निश्चित आ जाएंगे इसी में से। ये चैप्टर 2 है, वीडियो छोटी होगी बट इफेक्टिव होगी, बार बार कहता हूं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगी। इसको समझें और चिंतन करें कि हमें इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के ही जाना है। एक बार विश्वास करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर की भी वीडियो नेक्स्ट ईयर की थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी और वो भी आपने देखी होंगी, वो भी अनिवार्य थी। मैं आपको इसी आधार पर कुछ न्यूमेरिकल से अंक के जो प्रश्न होते हैं उनकी भी वीडियो देता रहूँगा और सभी के सभी केवल इम्पोर्टेंट होंगी और सिलेक्टेड क्वेश्चन की ही वीडियो आपके पास होगी। देखिए, पहले आप सेकंड लेसन है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नर्नस्ट समीकरण, नर्नस्ट इक्वेशन लिखिए व इसके उपयोग क्या है। इसके बारे में भी आपको इसके साथ हमने चर्चा करने की बात की है। नर्नस्ट समीकरण आपको बताना है, आप जानते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन एन लॉग विथ 10 प्रोडक्ट एक्टिविटी एंड रिएजेंट एक्टिव। इसी आधार से आपको इस न्यूमेरिकल्स को और इस समीकरण को, चलिए बात आपसे हम नर्नस्ट समीकरण की थी, इन नर्नस्ट समीकरण को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, इस नर्नस्ट समीकरण को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस प्रकार का डेरिवेशन जो होता है इसको करेंगे और नर्नस्ट समीकरण के उपयोग क्या है इसको भी आपको साथ में करना है कि नर्नस्ट समीकरण का उपयोग स्वतः होने वाली अभिक्रिया को जानने में, तमाम ऐसी कम चीज़ें हैं, इनके उपयोग आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत अपघटनी विलयन की जो विशिष्ट चालकता है और जो मोलर चालकता है, मतलब लैम्डा एम, इसको भी आपको लिखना है कि विशिष्ट चालकता क्या है और मोलर चालकता क्या है, इन दोनों की परिभाषाएं और सूत्र दोनों को आपको लिखना है, ये जान देना। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, कोलराउस का नियम, यहाँ देख भी रहेंगे डियर, मैंने आपको बताया है कि वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी मेरी बात पर ट्रस्ट ना हो कि सर केवल व्यू लेने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए ही ये वीडियो दे रहे हैं, तो आप एक बार मेरी बात को समझ कर इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी क्वेश्चन बैंक में या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं या अपने कोचिंग के टीचरों से भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन अनिवार्य हैं कि नहीं है, तो वो आपको खुद बताएगा कि हाँ अनिवार्य है। कोलराउस नियम क्या है, इसके उपयोग या अर्थात अनुप्रयोग क्या है।
कोलाउस का नियम क्या है? आप जानते हैं किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता, जी अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता जो होती है उसके धनायन अनंत पर ही धनायन उसके अनंत पर ही ऋणायन के योग के बराबर होती है। यही कोलाउस का नियम कहलाता है। कोलाउस का नियम का अनुप्रयोग आप जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए, ऐसे 2-3 इसके अनुप्रयोग आपके हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, ये अनिवार्य है आपके लिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं? आपको पता होगी कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव की बढ़ती हुई क्रम में या रखते हैं तो उससे जो एक श्रेणी बनती है उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। इसके नीचे की सभी धातुएं पॉजिटिव होती हैं, मानक अपचयन विभव, ऊपर सब नेगेटिव होती है। ठीक है, इस बात को आप जानना है। वीडियो छोटी रहेगी, 5, 6, 7 मैक्सिमम 8-10 मिनट की वीडियो रहेगी, बट लेकिन जो क्वेश्चन होंगे इफेक्टिव होंगे। मेरी जो वार्तालाप हो रही है इनकी वीडियो हो सकती है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बात कुछ नहीं। आप खुद देखिए विद्युत श्रेणी क्या है, फिर इसके बाद मैंने क्या कहा, ईंधन सेल। ईंधन सेल बताइए क्या है, प्राथमिक व द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी देना है कि ईंधन सेल क्या है, प्राथमिक व द्वितीयक सेल में अंतर क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। ये ध्यान दियो। अगला क्वेश्चन क्या है आपके, फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम लिखिए। इसको भी ना भूलें आप कि फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम होते हैं, एक होता है प्रथम नियम भी होता है इसका, द्वितीय नियम। प्रथम नियम कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट में विद्युत धारा प्राप्त की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचित आयनों की मात्रा W आप बेस की समानुपाती होती है। और विभिन्न विद्युत अपघट के विलयन में समान प्रबलता विद्युत धारा प्राप्त की जाए तो जो रासायनिक तुल्यांक होता है वो मात्रा के समानुपाती होता है। इस प्रकार 2 नियम हैं आपके। मैंने आपको पहले भी कहा मैक्सिमम 6 क्वेश्चन ही आपके पास होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इनको इफेक्टिव है आपके लिए अनिवार्य है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूँगा कि वीडियो को अच्छे से इनको एक बार 5, 2, 3, 4 मिनट लगेंगे, आपको कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। कोई समस्या हो आप इसी चैनल पर कमेंट कर दीजिए, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक, जय हिंद। अभी तक विलयन और विद्युत रसायन इन 2 लेसनों के मैं आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ। कहाँ खोई हुई हो अभी तक, देख लीजिए, जल्दी जाइए, हरी अप कीजिए, अन्यथा की दृष्टि से देर ना हो जाए। ठीक है, आइए चैप्टर 3 की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की। डेढ़ एक बार बता दूं, ये समझ लीजिए कि यही आने हैं, पेपर आउट हो गया है और हर चैप्टर के क्वेश्चन आउट हो गए हैं भैया। पेपर की डेट आने से पहले क्वेश्चन आउट हो चुके हैं। और क्वेश्चन कौन है, जो आपके सामने एचपी केमिस्ट्री क्लासेस रिप्रेजेंट कर रही है। कौन कौन से देखिए, इसके पहले 2 तो कर दिए, अब अगला देख लीजिए। मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन मैंने हर बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कहा और अभी भी वही बात कह रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो आइए देखते हैं, देर ना करें थोड़ा सा। देखो, अभिक्रिया की आणविकता क्या है और अभिक्रिया की कोटि क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन 2 मॉलिकुलर क्या बोल देंगे इसको, जो भी होगा छोड़ो, उसको क्या करना अपने को। आणविकता और कोटि में मतलब ऑर्डर बताना है अभिक्रिया की परिभाषा के साथ, और आणविकता बताना, इन दोनों चीजों को आपको बतानी है। और जितना हो सके अच्छा पढ़ें। ये समझ लीजिए कि ये इनमें से एक निश्चित मिलेगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, शर्त लगा लीजिए चाहे। ठीक, ये क्वेश्चन देखना, सिद्ध कीजिए वाला, ये क्वेश्चन अनिवार्य है आपके लिए। क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की आधी मात्रा पूरा करने का समय अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। पता है यहाँ क्या करना है, आप पता लगा लोगे क्या, लगा लेना। अर्थात यहाँ पर अर्धायु भी लिखनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधार पर सिद्ध करना है कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है
प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। इस बात को ध्यान देना, बिल्कुल बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखा है, देखो बढ़िया, हाँ क्या बात है, क्या कह रहा है वो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वीडियो छोटी होगी लेकिन अच्छी होगी आपके लिए, और छोटी वीडियो ही अच्छे रहे, क्या करना है ज़्यादा पोथन्ना लेकर करना थोड़े समय में। अगर सब बिजी है, किसके पास समय है, जब समय नहीं है तो काम करें। औसत वेग व तात्क्षणिक वेग को समझाइए। औसत वेग बताइए, एवरेज वेलोसिटी, और करंट की वेलोसिटी मतलब तात्क्षणिक वेग में अंतर बताना है, मतलब इन दोनों की परिभाषा को समझाना है उपयुक्त उदाहरण के साथ। ठीक है, इस बात है ना। बाकी अति लघु उत्तरी के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, सीक्रेट है, ध्यान नहीं रखना। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो चौथा नंबर का इस चैप्टर के और 5वें नंबर के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका तथा इसके वेग स्थिरांक का मात्रा ज्ञात की जाता है। के बराबर ऐसा निकालते हैं ना अपना, देखो के इक्वल टू एक्स बाई टी, इस प्रकार निकालते हैं ना। मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, इसका मात्रा के का, वही तो जानना है, वही तो निकालना है। ठीक है, इसको भी करने का प्रयास करना, इसको विथ डेरिवेशन। मैं आपके लिए डेरिवेशन में अभी केवल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही लेकर आया हूँ, लेकर तो आऊँगा बहुत कुछ, देखते चलो अभी तुम आगे आगे होता क्या है। अगला प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। वेग स्थिरांक के लिए क्या जाना है, व्यंजक क्या है, वही बता दूं फिर। व्यंजक क्या है आप जानते होंगे, के इक्वल टू 2.303 वाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों को आपको सिद्ध करना है, आते ही आते हैं। प्रारंभिक सांद्रता एंड टी समय के बाद की सांद्रता। ठीक है, इसको देखना। एक लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, बाकी समझदार आप हैं ही पहले से। आभासी एकाणों का अभिक्रिया का उदाहरण से बताइए। आभासी एकाणों का मतलब छद्म अभिक्रिया, क्या समझना है, आभासी एकाणों अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी आपको जानना है। ये 6 क्वेश्चन है आपके, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहेंगे नहीं, और बढ़िया तरीका बिंदास तरीका से ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, छोड़िए चक्कर में, कुछ नहीं करना है, बोलिए हरे कृष्ण और चालू हो जाएंगे बढ़िया तरीका से। मेंटलिटी प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, हम साथ में हैं आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, बस थोड़ा सा याद आपको करना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, अति लघु उत्तरी सिखाऊंगा, ये सब चीजें जो चैप्टर 4 के हैं। कौन कौन चैप्टर है, आप क्या नाम है उसका, डी व एफ ब्लॉक के तत्व। इस डी और एफ ब्लॉक के तत्व के लिए आपको ट्राई करना है, समझना है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनको आपको याद करना है। इन्हीं क्वेश्चनों से मैं आपको कहा यही पढ़ना है जो 90% से भी आपकी केमिस्ट्री में नंबर आपको दे ही देगा, ये ध्यान दे लीजिए। ज्यादा हो जाए तो कह ही नहीं सकते। अब 100% क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि झूठ बोलने में से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप मैं ये कह सकता हूं कि 100% इन्हीं 6 क्वेश्चनों में से आएंगे ही आएंगे। जिनमें से पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आपके सामने क्या लिखा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही क्लास तरीके से पढ़ना, इस बात जान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके इफेक्ट क्या है था, इसके प्रभाव क्या है, इसको भी समझाइए। इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ना भूलें, ये तो आपके लिए मैं तो ये मानता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपको सबसे पहले यही रखे मिलेगा आपको, हाफ ईयरली एग्जाम से लेके सभी एग्जाम में ये आता ही आता है। अभी हाफ ईयरली तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप तो अब बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को याद करना ना भूले। मेरी तरफ से एक एडवाइस समझ लीजिए, मेरी तरफ से एक प्रोग्राम सेट समझ लीजिए, कुछ ही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाइरोलूसाइड से पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि का वर्णन। कि पाइरोलूसाइड से, जो पाइरोलूसाइड क्या है आपके, पाइरोलूसाइड क्या होता है, MnO2, ये क्या है
मैग्नीज का एक अयस्क होता है, उससे हमें पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात कि MnO4 प्राप्त करना है। इस बात ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन में हम बात करें आपसे तो देखो क्या लिखा, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मतलब जो तत्व होते हैं लैंथेनॉइड के अंतर्गत और जो एक्टिनॉइड के अंतर्गत जो तत्व हैं, उन सभी तत्वों का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इनकी बात को करना है। इस बात देना, ठीक है। अब संक्रमण तत्वों के कुछ गुण हैं, उनको जान लीजिए, इनको आपको भी याद करना है। देखिए देखो क्या लगा, संक्रमण तत्व के कुछ गुण। सबसे पहले आप संक्रमण तत्व के गुण में कौन को अच्छे से ध्यान रखना है, वो है चुंबकीय गुण, वो है रंगीन आयन तथा यौगिक, वो है ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? इसके बारे में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। संक्रमण तत्व रंगीन आयन तथा यौगिक बनाते हैं, क्यों? ये पूछता है। संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय? इसको जैसे क्वेश्चन बोलिया Zn2+ या फिर 2+ में या Mn2+ में कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, या कौन चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, कौन चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा, इस चीज से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, इन क्वेश्चनों को आपने देखा होगा। देखो एक बार दिखा दो। पहला संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषता से। दूसरा लैंथेनाइड संकुचन क्या है, पाइरोलूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, और लैंथेनाइड तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास, और संकर तत्व के गुण 3 ठैया। आप खुद देख लीजिए। मैक्सिमम ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास है 6, और जब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास 6 है तो बस समझ जाइए आपको क्या करना है। इन 6 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर से पास होना है। और मैं अच्छे नंबर क्या, अच्छे ही आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न केवल 6 क्वेश्चन होंगे डियर बच्चों, और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़कर 90 से ऊपर क्या 95+ नंबर भी आप लेकर आओगे, गारंटी है। चाहे फिर कुछ भी कमेंट में लिख देना अगर ये गारंटी ना हुई तो। जय हिंद। आपको बता दें अभी तक हमने 4th लेसन तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ये 5वां लेसन है जिसका नाम है उपसंयोजी यौगिक। उपसंयोजी यौगिक, यहां पर कम से कम 7th क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये 7 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं इस प्रकार। उन 7 क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। देखिए देखते रहना, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा है, बस 7th क्वेश्चन है, 6 ना होकर 7th है आपके। इस बात पर आइए बात कर लें कि एक बार चर्चाएं करते हैं आपसे। सबसे पहले तो बच्चों बात जान लीजिए IUPAC। ये 100% सत्य समझिए जवान को कि IUPAC आएंगे ही आएंगे, वो हर वर्ष आते हैं। मैक्सिमम 2 कैसे IUPAC होते हैं आपको पता होगा यार, पढ़ा है कोचिंग स्कूल वगैरह। K4 FeCN का होल 6। इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाएगा और उसका IUPAC बनाने को कहा जाएगा। अभी तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, टेंशन ना लीजिए अब डियर। कुछ दिनों में मैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, जो भी कुछ होता है अच्छा लेकर आपके पास आऊंगा ही आऊंगा। इसके लिए और चिंता मुक्त रहिए आप। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन को, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, उस क्वेश्चन बैंक के या प्रीवियस ईयर के सभी IUPAC सॉल्व कर लीजिए। उन्हीं IUPAC में से, उसी कॉम्प्लेक्स IUPAC से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और नहीं तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको हल भी करा के दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, आहा क्या बात है, कि उपसंयोजी यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दे लीजिए कि वर्नर क्या कहते हैं या वर्नर का सिद्धांत है क्या। वर्नर का अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत दिया था कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। वही आपको यहाँ करना है कि प्राथमिक संयोजकता क्या है, द्वितीय संयोजकता क्या है। प्राथमिक संयोजकता एक प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या होती है, और द्वितीय संयोजकता है आपकी समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सिद्धांत इस बारे में बताता है, इसको पढ़ना है। क्या बात है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के बारे में पढ़ता, अर्थात DD विपाटन को समझाइए।
CFT के अंतर्गत ही DD विपाटन आता है। इस क्वेश्चन को भी आपको रिपीट करना है, लर्न करना है, समझना है, विचार करना है और ठोक देना है। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखो लिखा होगा, तो क्या लिखा, लिगेंड क्या है, व्हाट आर लिगेंड जिसे बोलते हैं, या समन्वय संख्या क्या है, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर। इन दोनों को एग्जाम्पल से समझाना है, क्योंकि इतना तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पढ़ा है मुझसे। आपकी 1 शॉर्ट वीडियो डली है CHP केमिस्ट्री क्लासेस में, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेलिंग में दिया गया है। अच्छा पढ़ना हो जाए, इसी चैनल पर सर्च कर लेना, देख लेना, तो आपको लेगेंड पता चल जाएगा, समन्वय संख्या पता चल जाएगी, वर्नर सिद्धांत पता चल जाएगा, IUPAC पता चल जाएंगे। लगभग में ये 1 शॉर्ट डला है अच्छी, अब टॉपिक बाई टॉपिक डला हुआ है। इस क्वेश्चन को जरूर इंपॉर्टेंट समझें। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप का ये समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए क्या पता रखे मिलेंगे 100%। इस बात को जरूर जानेगा। कैसे, देखिए इस पर क्वेश्चन पूछ जाता है कि NiCl4 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, कारण बताइए। इस बात जानना, NiCl4 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, कारण सहित बताइए। इस बात है ना, ये क्वेश्चन हो जाता है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु निकल यहाँ है, केंद्रीय धातु परमाणु निकल यहाँ है, लिगेंड यहाँ Cl है, लिगेंड यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ समान संख्या 4 है, यहाँ समान संख्या 4 है। ये पूछ लिया जाता है, इस पर क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन में बात करें, देखो क्या लिखा, आयनन समावयवता व लिंकेज समावयवता प्रभावी परमाणु क्रमांक, ये 3 डेफिनेशन आपको पढ़ना है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इन 3 परिभाषाओं को आपको अच्छे से समझना है। क्या होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, सिजवेक ने दिया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग है। एक क्वेश्चन है कीलेट संकुल किसे कहते हैं। कीलेट संकुल का होता है कियर से मिलकर बना होता है, कियर का मतलब होता है पंजा, उसके आधार पर आपको देना है कीलेट संकुल क्या है। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है इस लेसन के। एक बार आप शुरू से देख लीजिए। IUPAC का नामकरण, वर्नर सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या DD विपाटन, लिगेंड, और ये वाला क्वेश्चन NiCl4 अनुचुंबकीय है और NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। ऐसा क्यों, इस क्वेश्चन को भी बताना है। और आयनन समावयवता और लिंकेज समावयवता, इसको, और प्रभावी परमाणु का कीलेट संकुल, इन क्वेश्चनों को आपको करना है। इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।